Hello students, welcome back to ACCA Financial Accounting classes. My name is Dipali and I'm an ACCA. So हमने previous lecture में accruals और prepayments के सारे concepts पढ़े थे और हमने 2-3 ledgers बनाना सीखे थे as per the Kaplan. Okay. अब आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम accruals and prepaids के क्वेश्चन करेंगे as per Kaplan exam kit. चलो, so let's begin. First question is, Gledley owns 2 properties which it rents to tenants. Okay. In the year ended 31st December 2006, it received 2,80,000 in respect of property 1 and $1,60,000 in respect of property 2. Balances on the prepaid and accrued income accounts are as follows. Okay. 31st December 2006 and 31st December 2005. Okay. Property 1, property 2. Okay, ये हमें prepaids और accruals दे रखे हैं. What amount should be credited in the statement of P&L for the year ended 31st December 2006 in respect of rental income? अब एक काम करते हैं, हम property 1 और property 2 के 2 separate ledgers बना लेते हैं. Okay? So सबसे पहले property 1 की बात करते हैं. Property 1 debit और credit. ओके अब देखो प्रॉपर्टी 1 में मुझे सबसे पहले क्या दे रखा है, डेबिट दे रखा है. तो डेबिट का क्या मतलब हुआ, डेबिट का क्या मतलब हुआ, जो ये मुझे डेबिट दे रखा है इसका मतलब क्या हुआ, और ये इसका 31st दिसंबर 2006 है, तो इसका मतलब ये किसकी क्लोजिंग बैलेंस की बात हो रही है. ये इसका ओपनिंग बैलेंस होगा 31st दिसंबर 2005, तो दैट विल बिकम ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस कब बनेगा, ये 1 जनवरी 2006 में ये ओपनिंग बैलेंस बनेगा. और यहाँ पे दे रखा है मुझे क्रेडिट. तो क्रेडिट का क्या मतलब हुआ, क्रेडिट का मतलब हुआ ये है प्रीपेड. ये क्या है, ये प्रीपेड इनकम है. क्रेडिट का क्या मतलब हुआ, प्रीपेड इनकम है ये, राइट. तो यहाँ पे मैं लिख लूंगी ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस हाउ मच, 12,300. ओके अब ड्यूरिंग द ईयर मैंने प्रॉपर्टी 1 से रिलेटेड कितना रिसीव किया, 2,80,000 रिसीव किया. तो कैश इस तरफ आएगा 2,80,000. ओके अब मुझे क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है डेबिट, राइट. सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डेबिट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस कितना, 13,000. सॉरी ये इधर नहीं आएगा, 13,000 मुझे डेबिट दे रखा है. क्या दे रखा है, डेबिट दे रखा है. इसका मतलब क्या हुआ, ड्यूरिंग द ईयर अक्रूड इनकम कितना हुआ, 13,400 हुआ. ड्यूरिंग द ईयर अक्रूड इनकम कितना हुआ, 13,400 हुआ. कैसे एंट्री क्या बनेगी इसकी, इसकी एंट्री बनेगी डेबिट होगा अक्रूड इनकम, ठीक है, और क्रेडिट होगा इनकम. इसीलिए इनकम के क्रेडिट साइड पे आएगा, इनकम के क्रेडिट साइड पे आएगा अक्रूड इनकम लिख दो, या फिर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिख दो. कितना हो जाएगा ये 13,400. ओके तो इसका मतलब अब स्टेटमेंट ऑफ P&L में कितना जाएगा, इसका मतलब अब स्टेटमेंट ऑफ P&L में कितना जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L में अब कितना जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L में इसका टोटल जाएगा 12,1300 प्लस 2,80,000 प्लस 13,400. तो ये कितना हो जाएगा 305,700. ये किससे रिलेटेड है, ये प्रॉपर्टी 1 से रिलेटेड है. अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी 2 की. प्रॉपर्टी 2 की अब हम बात करते हैं. प्रॉपर्टी 2 में ओपनिंग बैलेंस क्या दे रखा है मुझे, डेबिट दे रखा है. प्रॉपर्टी 2 में ओपनिंग बैलेंस मुझे क्या दे रखा है, डेबिट दे रखा है, डेबिट. तो इसका क्या मतलब हुआ, ये अक्रूड इनकम है. इसका क्या मतलब हुआ, अक्रूड इनकम है. तो यहाँ पे लिख दो बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितनी 5,400. अब ड्यूरिंग द ईयर मैंने कैश कितना रिसीव किया 1,60,000. तो कैश रिसीव करने की तो एंट्री यहाँ होगी,
क्यों? क्योंकि डेबिट क्या होता है? कैश, और क्रेडिट होता है इनकम अकाउंट, राइट? तो इनकम अकाउंट के क्रेडिट साइड पे कैश विल बी द रीजन, नैरेटिव में कैश आ जाएगा, कितना जाएगा? 1,60,000। ओके, अब इस तरफ आओ, ये क्या बोलता है? इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या है? इसका क्रेडिट है। क्लोजिंग बैलेंस इसका क्रेडिट है। क्रेडिट का क्या मतलब होता है? प्रीपेड। क्रेडिट का क्या मतलब होता है? प्रीपेड। इस क्रेडिट का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? प्रीपेड। तो इसका मतलब एंट्री बनाओ, एंट्री क्या बनेगी प्रीपेड की? एंट्री बनती है डेबिट इनकम, क्रेडिट, क्रेडिट प्रीपेड इनकम, राइट? यही एंट्री बनती है। तो इसका मतलब इनकम के डेबिट साइड पे आप क्या लिखोगे? इनकम के डेबिट साइड पे आप क्या लिखोगे? इनकम के डेबिट साइड पे आप लिखो या तो प्रीपेड इनकम लिख दो, या तो प्रीपेड इनकम लिख दो, या फिर लिख दो क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस लिख दो। कितना हो जाएगा? 6,700। अब बताओ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में क्या जाएगा? अब स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में जाएगा 1,60,000 माइनस 5,400 माइनस 6,700, कितना जाएगा? 147,900, 147,900 जाएगा। ओके, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में। ओके, तो अब टोटल कितना जाएगा? इस प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 का, प्रॉपर्टी 1 और 2 से रिलेटेड कितना जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में? जाएगा 4,53,600। ये कैसे निकाला मैंने? प्रॉपर्टी 1 का मैंने अलग बनाया और प्रॉपर्टी 2 का मैंने अलग बनाया। अगर आप दोनों का एक साथ बनाते तो आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने अलग अलग बनाया और फिर उन दोनों को स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में जितना भी दोनों का अलग अलग जा रहा है उसको मैंने ऐड कर लिया। सो कितना जा रहा है? 4,53,600। ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए तभी आपको समझ में आएगा। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है ट्रॉय कंपनी हैज अ प्रॉपर्टी रेंटल बिजनेस एंड रिसीव्ड कैश टोटलिंग 838,600 from tenants during the year. Okay. Okay. अब figures for rent in advance and in arrears at the beginning and end of the year were. तो rent received in advance के during the year दे रखा है, opening दे रखा है, 2005 है ना ये, तो ये opening हो जाएगा, और ये 2006 है तो ये closing हो जाएगा. Okay. और rent in arrears all subsequently received, opening, closing. What amount should appear in Troy Company's statement of profit and loss for the year ended? ठीक है, अब यहाँ पे बनाओ. ओके, डेबिट, क्रेडिट. यहाँ पे सिर्फ आपको रेंट इनकम ही लिख सकते हो आप, यहाँ पे कोई सेपरेट प्रॉपर्टीज नहीं दे रखी है हमें बस ओपनिंग्स दे रखे हैं प्रीपेड के और अक्रूड के, और हमें क्लोजिंग दे रखे हैं प्रीपेड और अक्रूड के. ओके, अब रेंट रिसीव्ड इन एडवांस. तो प्रीपेड का नेचर क्या है? मैंने प्रीपेड का नेचर आपको पहले ही बताया था. अगर ओपनिंग होगा तो वो क्रेडिट साइड पे जाएगा, ओपनिंग होगा तो वो क्रेडिट साइड पे जाएगा. क्यों? क्योंकि पिछले साल रिसीव कर लिया था ना, और इस साल क्या पेबल है? इस साल सर्विसेज पेबल है इसकी, इसीलिए वो क्रेडिट साइड पे जाएगा. ओके, तो बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना? ओपनिंग का 102,600. ओके, अब रेंट इन अरियर्स, इसका क्या नेचर है? ये क्या है? ये रिसीव नहीं किया पिछले साल, इसका मतलब इस साल रिसीव करना है, इस साल रिसीव करना है, तो वो उसका नेचर क्या है? रिसीवेबल है वो, तो वो उसका नेचर है डेबिट. ओके, सो इधर लिख दो बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना? 42,300. ओके, अब ड्यूरिंग द ईयर कितना रिसीव किया कैश? 838,600. ओके, अब रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, इस साल का क्लोजिंग है, इस साल का क्लोजिंग की एंट्री बनाओ. डेबिट, प्रीपेड है वो, डेबिट इनकम, क्रेडिट क्या कर रहे हैं हम? प्रीपेड इनकम. तो इनकम को हम इस साल का प्रीपेड इनकम को जो है ना वो इस साल रिसीव कर लिया, तो हम इनकम को कम कर रहे हैं. तो जब हम इनकम को कम कर रहे हैं तो हम डेबिट करेंगे. तो यहां लिख दो क्लोजिंग कैरी फॉरवर्ड कितना है? 88,700. और ये जो इस साल का हमने रिसीव नहीं किया है ना 48,400, ये अक्रूड. तो अक्रूड क्या है? रिसीव नहीं किया इस साल, मतलब इस साल, हाँ हमने इस साल रिसीव नहीं किया है, तो ये रिसीवेबल है, तो इनकम बढ़ानी पड़ेगी. तो इनकम बढ़ाने की एंट्री क्या होती है? डेबिट अक्रूड इंटरेस्ट और क्रेडिट हो जाएगा इनकम. तो इनकम के क्रेडिट साइड पे लिखो
क्लोजिंग कैरी फॉरवर्ड कितना होगा? क्लोजिंग कैरी फॉरवर्ड 48,400। अब सबका टोटल निकालो और स्टेटमेंट ऑफ P&L में जो आपका जाएगा वो आपका बैलेंसिंग फिगर होगा, यहाँ पे जाएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L में, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। कंप्यूट करो कितना होगा, इस साइड का पहले टोटल निकालो। इस साइड का टोटल है 989,600, 989,600। ओके, अब 989,600 में से माइनस करो 42,300 एंड 88,700, तो कितना आएगा? 858,600। ओके, सो ये फिगर जो है वो इस साल स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग ऑल प्रीपेड्स एंड अक्रूड्स, एंड प्रीपेड्स डिडक्ट करिए और अक्रूवल्स ऐड कर लिए। यही होता है ना, जो कैश में रिसीव किया, जितना भी हमने कैश में इनकम रिसीव करी उसमें से हम प्रीपेड्स हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रीपेड्स अगले साल के हैं और उसमें हम ऐड कर रहे हैं क्या? इस साल के अक्रूड जो रिसीव नहीं करे पर वो इस साल में हमने क्या कर लिए थे? अर्न कर लिए थे, राइट? सो इतना जाता है स्टेटमेंट ऑफ P&L में, यही कर रहे हैं हम इधर। सो 858,600। ओके, चलो, आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये आपको इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दिस विल कम विद द प्रैक्टिस ओनली। जब तक आप दिमाग में बोल बोल के नहीं करेंगे कि क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, ओपनिंग कहाँ जाएगा, क्लोजिंग कहाँ जाएगा, तब तक ये आपको नहीं आएंगे। सो दिस विल कम विद द प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन को 2-2, 3-3 बार प्रैक्टिस कीजिए इनफैक्ट। चलो, लेट्स मूव फर्दर। Okay, now the question says, details of B company's insurance policy are shown below. Premium for year ended 31st March 2006 paid in April 2005 10,800. Premium for year ending 31st March 2007 paid in 2006. Okay. What figure should be included in B company's financial statement for the year ended इतना? Premium पे करते हैं हम इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, ठीक है? तो पिछले साल का 2006 का 31 मार्च 2006 का वो हमने इस साल कब पे किया? अप्रैल में पे किया। ओके, और प्रीमियम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2006 जो था, सॉरी 2006 का, आई एम सो सॉरी, 2006 का हमने अप्रैल 2005 में पे कर दिया। हमने अप्रैल 2005 पे, मतलब हमने प्रीपेड कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये क्या हुआ? इसका मतलब प्रीपेड हुआ। ओके, अब देखो, पहले तो ये कौन से ईयर के लिए पूछ रहा है, पहले तो वो ईयर निकालो, ठीक है? सो अकाउंटिंग पीरियड, पहले तो सबसे पहले अकाउंटिंग पीरियड लिखो। सो अकाउंटिंग पीरियड इसका कब हुआ? इसका अकाउंटिंग पीरियड शुरू होता है 1 जुलाई 2005 से लेके 30 जुलाई 2006 तक, 30 जून 2006 तक, ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड है। अब ये पूछ रहा है इसमें से इस साल का चार्ज कितना है, ठीक है? तो इसने कब पे किया? इसने अप्रैल 2005 में पे किया। कौन से साल के लिए? कब से लेके? अब इसने अप्रैल 2005 में इसने कब से लेके कब तक पे किया? इसने 1 अप्रैल 2005 से लेके इसने पे किया 31 मार्च 2006 तक से इतने पे किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अप्रैल, मई और जून, ये 3 हटा के जुलाई से लेके मार्च तक, जुलाई से लेके नेक्स्ट ईयर मार्च तक जो प्रीमियम है वो इसमें इंक्लूडेड है, 10,800 में इंक्लूडेड है, 9 महीने का। तो इसका मतलब 10,800 इंटू 9/12, ओके, प्लस अब बचे हुए 3 महीने हैं यहाँ के, तो यहाँ के 3 महीने का इस वाले में इंक्लूडेड है, अप्रैल, मई, जून में इंक्लूडेड है, ठीक है? क्योंकि अप्रैल 2006 में जो इसने पे किया वो कब से लेके कब तक का पे किया? इसने 1 अप्रैल 2006 से लेके इसने 31 मार्च 2007 तक इंक्लूड किया। लेकिन हमें तो सिर्फ इसमें 30 जून तक चाहिए, 30 जून 2006 तक चाहिए। तो इसका मतलब अप्रैल, मई, जून 2006 का चाहिए, वो इसमें इंक्लूडेड है। सो 12,000 इंटू 3/12। अब इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा। ये आएगा 8,100 और ये वाला आएगा 3,000। तो इसका मतलब 30 जून 2006 को, अच्छा पहले इसका टोटल कंप्यूट कर लो, इसका टोटल होगा 11,100। ओके, तो ये तो क्या हुआ, इतने
इतने 12 महीने का P&L में जाएगा, ये 12 मंथ्स का स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाएगा, ठीक है। अब बचे हुए, अब एज ऑफ 30th जून, क्योंकि हमसे पूछ रहे 30th जून 2006 को 9 महीने का प्रीपेड है, 9 महीने का क्या है, प्रीपेड है, क्योंकि हमने पे कब किया था, अप्रैल 2006 में पे किया था, तो अप्रैल मई जून वो तो इस साल के P&L में चले गए, राइट। अप्रैल 2006 में हमने 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2007 तक पे किया है, तो मतलब 3 साल तो इस साल एक्सपेंस आउट हो गए, इनकर हो गए, राइट। लेकिन बचे हुए 9 महीने क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस है, राइट। तो इसका मतलब ये जो 3000, तो 12,000 में से अगर 3000 इस साल इनकर हो गए तो 9,000 अभी इनकर नहीं हुए, तो ये 9,000 क्या है, प्रीपेड है, ये क्या है, प्रीपेड है 9,000। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होगा, ए। 11,100 तो इस साल का चार्ज है, और इसके अलावा 9,000 क्या है, प्रीपेड है, 9,000 क्या है, प्रीपेड है। चलो, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाइन company sublets parts of its office accommodation to earn rental income. The rent is received quarterly in advance on 1st Jan, 1st April, 1st July, 1st October. The annual rent has been 24,000 for some years, but it was increased to 30,000 from 1st July. Okay, what amount for rent should appear in Wine's company financial statements for the year ended 31st January 2006? तो इसका मतलब पहले तो ये निकालो कि अकाउंटिंग पीरियड क्या है। अकाउंटिंग पीरियड है 1 Feb 2005 से लेके 31 Jan 2006 तक। अब रेंट कब चेंज हुआ, 1 जुलाई 2005 तक रेंट यहां चेंज हुआ, 1 जुलाई 2005। ओके, इसका मतलब पुराना 6 महीने का पुराना फेब से लेके जुलाई तो 24,000 के बेसिस पे चार्ज होगा, और बाकी का 30,000 के ऊपर होगा, 30,000 के उस पे होगा, क्योंकि रेंट बढ़ गया उसके बाद। अच्छा, अब रेंट कब एडवांस में रिसीव होता है, द रेंट इज रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। 1 जैन को होता है, 1 अप्रैल को होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जैन फेब, तो हमें जैन में रिसीव होता है, ठीक है, लेकिन हमें तो सिर्फ 1 फेब से चाहिए, तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने का। तो ये 24,000 एनुअल है, तो 24,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 12 कर लो, देखो कितना आता है। ओके, और फिर 30th, फिर उसके बाद 30th को होता है, तो अब 30th से हमें कितना जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जैन, 7 मंथ्स। तो यहां कर दो 7/12। ओके, तो पहले तो हमें इससे क्या पता चल जाएगा कि इस साल स्टेटमेंट ऑफ P&L में कितना जाएगा। सो इसका मतलब 24,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 12, 10,000 में आप ऐड करो 30,000 इंटू 7/12, कितना हुआ, 17,500। सो दैट विल गिव यू 27,500। ओके, तो ये तो इस साल की इस अकाउंटिंग पीरियड की इनकम हो गई। ओके, लेकिन अब सवाल ये है कि प्रीपेड कितना है इसमें से, ठीक है। तो अब ये रिसीव कब करता है, 1 जुलाई को करता है और 1 अक्टूबर को करता है। ओके, तो इसका मतलब इसने अक्टूबर में जो रिसीव करी, जो इसने 1 अक्टूबर 2005 में इसने जो रिसीव करी, नहीं, फिर उसके बाद वो सॉरी जनवरी में रिसीव करता है, तो इसका मतलब इसने 1 जैन 2005 में जो इसने रिसीव करी, ठीक है, वो इसने 3 महीनों के लिए रिसीव करी। कौन से हैं वो 3 महीने, जैन, फेब और मार्च, ठीक है। तो जो जैन है वो तो अकाउंटिंग पीरियड में इंक्लूडेड है, तो वो तो इस साल की अर्न है, वो तो जनवरी की अर्न हो गई। जो जनवरी में इसने रिसीव करी 3 महीने की, वो तो जनवरी में अर्न हो गई। लेकिन इसका मतलब इसने फेब की और मार्च की, इसने फेब की और मार्च की, फेब की और मार्च की
एडवांस में रिसीव कर ली 2 महीने की, सो 30,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 12 करके देखो कितना आता है। 2 महीने की इसने जो एडवांस में रिसीव करी वो कितना आता है 5,000। कितना हुआ वो 5,000। इसका मतलब 5,000 जो है एज ऑफ 30th Jan 2006 प्रीपेड इनकम है। क्या है? प्रीपेड इनकम। तो इसका सही आंसर होगा डी। इस साल स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में तो कितना जाएगा 27,500 क्योंकि वो इस साल की अर्नड है, और इसके अलावा प्रीपेड इनकम कितनी है 5,000। चलो आई होप ये आपको क्लियर होगा। लेट्स मूव टू द फर्दर क्वेश्चन। ओके, at 1st September the motor expenses account showed 4 months insurance prepaid of 80, okay, and fuel cost accrued of 95। 1st September को, चलो पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ड्यूरिंग सितंबर द आउटस्टैंडिंग फ्यूल बिल वाज पेड प्लस further bills of 245। at 30th September there was a further outstanding fuel bill of 120। what was the expense included in the statement of P&L for motor expense for September? okay, टी अकाउंट बना लो एक्सपेंस का पहले तो। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1st सितंबर को मोटर एक्सपेंस अकाउंट शोड 4 months इंश्योरेंस प्रीपेड, 4 महीने का। तो 4 कौन से महीने हो गए? ये 4 महीने हो गए सितंबर, ये 4 महीने होंगे, पुराने गिनो, अगस्त, जुलाई, जून और मई। ठीक है, ये क्या है? प्रीपेड है, प्रीपेड है। तो प्रीपेड कहां जाएगा? प्रीपेड यहां पे आ जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट साइड पे आ जाएगा 80, और फ्यूल कॉस्ट अक्रूड है 95 की। ये बता नहीं रखा कितने महीने से या क्या, सिर्फ अक्रूड बोल रखा है, तो अक्रूड 95 इधर डाल दो। ओके, ड्यूरिंग सितंबर द आउटस्टैंडिंग फ्यूल बिल वाज पेड, ये 95 आपने पे कर दिया। तो पे करने की एंट्री क्या होती है? डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट कैश। तो डेबिट यहाँ पे आ जाएगा कैश, कितना 95, और क्या ये बोल रहा है प्लस फर्दर बिल्स ऑफ 245 भी पे किए, तो यहाँ पे कैश 245। ओके, देन क्वेश्चन क्या बोलता है? एट 30th September देयर वाज अ फर्दर आउटस्टैंडिंग फ्यूल बिल ऑफ 120। इसका मतलब ये बोल रहा है कि अभी और अक्रू हो गया, ठीक है, और अक्रू हुआ कितना, तो कैसे होगा? उसकी एंट्री क्या पास होगी? डेबिट अक्रूड डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट अक्रूड एक्सपेंस, क्योंकि पे करने हैं तो यहां पे आ जाएगा अक्रूड एक्सपेंस 120। ओके, अब देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, अच्छा, जो प्रीपेड मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे ये 4 months फ्यूचर के प्रीपेड है। 1st September द मोटर एक्सपेंसेस अकाउंट शोड 4 months इंश्योरेंस प्रीपेड ऑफ 80। सो यहाँ पे ये कौन से 4 months के हैं? ये 1st September को दिखा रहा है, तो इसका मतलब सितंबर का प्रीपेड है, अक्टूबर का प्रीपेड है, नवंबर का प्रीपेड है और दिसंबर का प्रीपेड है। अब क्योंकि अब इसमें से अब ये 1st September को दिखा रहा था, ठीक है, 1st September को दिखा रहा था, लेकिन 30th September को ये कितना प्रीपेड हो जाएगा? सिर्फ 3 महीने का प्रीपेड रहेगा ये, क्योंकि ये इस साल का जो है वो हमने उसकी जो भी सर्विसेज होंगी वो हमने ले ली होंगी, राइट। तो प्रीपेड जो मेरा रहेगा, जो मेरा प्रीपेड एक्सपेंस वो रहेगा 30th September को, वो फिर 3 महीने का हो जाएगा। वो कितने का हो जाएगा? वो 3 महीने का हो जाएगा, क्योंकि सितंबर के मंथ का जो एक्सपेंस है वो मैंने कर लिया, वो मैंने इनकर कर लिया, मैंने उसकी सर्विसेज जो थी वो मैंने अवेल कर ली, राइट। उसकी जो सर्विसेज होंगी वो मैंने अवेल कर ली होंगी। तो इसका मतलब 30th September को जो मेरा प्रीपेड एक्सपेंस होगा, जो मेरा प्रीपेड एक्सपेंस होगा वो कितना बचेगा? वो सिर्फ 3 महीने का बचेगा, राइट। ये 84 मंथ्स का था, राइट, 84 मंथ्स का था, तो इसका मतलब 3 महीने का कितना होगा? 60। कितना होगा? 60। और अब जो मेरा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में जाएगा वो मेरा बैलेंसिंग फिगर होगा, वो मेरा क्या होगा? बैलेंसिंग फिगर होगा। ओके, क्या होगा वो बैलेंसिंग फिगर? देखो 80 प्लस
95 प्लस 245 प्लस 120 माइनस 95 माइनस 60, ये हो जाएगा 385। सो इसका मतलब स्टेटमेंट ऑफ P&L में क्या जाएगा, 385। कितना जाएगा, 385 जाएगा। ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, the annual insurance premium for S for the period 1st July 2003 to 30th June 2004 was 13,200, which is 10% more than the previous year. अब क्वेश्चन बोल रहा है कि पिछले साल से ये 10% ज़्यादा है। ओके, इंश्योरेंस प्रीमियम आर पेड ऑन 1st जुलाई। इंश्योरेंस प्रीमियम कब पे होते हैं, ऑन 1st जुलाई। ओके, अब देखो, what is the statement of profit and loss charge for insurance for the year ended 31st December 2003? अभी हमसे 31st December 2003 के लिए बोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले अपने ईयर्स क्लियर करो सारे के सारे। इसका मतलब 1st जुलाई 2002 से लेके 30th जून 2003 तक तो 10% कम था, ठीक है। और फिर 1st जुलाई 2003 से लेके 30th जून 2004 तक कितना था, 13,200 था। कितना था, 13,200 था। ओके, तो इसका मतलब ये जो 13,200 है, इसका ये कितना है, ये 110% है, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इज 10% मोर देन द प्रीवियस ईयर। मतलब ये 13,200 कितना है, ये 13,200 कितना है, 110% है। ओके, तो इसका मतलब इसका 100% मैं कैसे निकालूंगी, तो इसका 100% मैं कितना कैसे निकालूंगी, 13,200 को क्या करती हूँ, इसका 100% मुझे निकालना है, 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 110, ये करके ये करूंगी। अब देखो क्या आंसर आता है। तो इसका मतलब 1st जुलाई 2002 से लेके 30th जुलाई 2003 तक कितना था, 12,000। कितना था, 12,000। ओके, अब अकाउंटिंग पीरियड क्या है, अकाउंटिंग पीरियड है 1st जैन 2003 से लेके 31st दिसंबर 2003। अब अंटिल 30th जुलाई, इसका मतलब 1st जैन 2003 से लेके 30th जुलाई 2003 तक तो मैं कितना लूंगी, मैं 12,000, क्योंकि 12,000 एनुअल है, सो 12,000 इंटू 7/12 करूंगी। और उसके बाद 1st जुलाई 2003 से लेके 31st दिसंबर 2003 तक मैं कितना लूंगी, 13,200 5/12। अब देखो कितना आता है, this will be 7,000। सॉरी, ये 30th जून होगा, ये 30th जून होगा और ये भी 30th जून होगा, सो इट विल बी 6 एंड दिस विल ऑल्सो बी 6। सो ये हो जाएगा 6,000 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6,600। सो इसका मतलब टोटल कितना हुआ चार्ज, 12,600। सो यहाँ पे आएगा 12,600। सो ड्यूरिंग द ईयर कितना चार्ज होगा, 12,600। यहाँ पे आपके अकाउंटिंग पीरियड्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अकाउंटिंग पीरियड कुछ अलग होगा आपका और आपके पेमेंट पीरियड्स अलग होंगे। इंश्योरेंस, जैसे इंश्योरेंस का जो ईयर चल रहा है ना, वो अलग चल रहा है, राइट, वो 1st जुलाई से लेके 30th जून तक चल रहा है, लेकिन आपका पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड अलग चल रहा है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि उस जितना जो आपका जो भी आपका इंश्योरेंस प्रीमियम का जो पीरियड चल रहा है, उसमें से कितना पीरियड आपको इस साल के अकाउंटिंग पीरियड में चार्ज करना है, राइट। चलो लेट्स मूव फर्दर। ऑन 1st जनवरी, अगेन देखो ऐसा ही क्वेश्चन है, ऑन 1st जनवरी 2003 अ बिजनेस हैड प्रीपेड इंश्योरेंस ऑफ 10,000। ओके, ऑन 1st August 2003 it paid in full the annual insurance invoice of 36,000 to cover the 12 months to 30th July 2004।
अच्छा, तो इसका क्या मतलब है कि जो 36,000 इसने पे किया है वो कौन से पीरियड के लिए पे किया है? वो उसने पे किया 1 अगस्त 2003 से लेके 31 जुलाई 2004। कितना पे किया? 36,000। ओके। और उससे पहले 1 जनवरी 2003 से अब बिजनेस का प्रीपेड चल रहा था, प्रीपेड इंश्योरेंस चल रहा था 10,000 का। ठीक है। What was the amount charged in the statement of profit and loss and the amount shown in the statement of financial position for the year ended 31st December 2003? तो अकाउंटिंग पीरियड क्या है यहाँ पे? यहाँ पे जो आपका अकाउंटिंग पीरियड है वो क्या है? फर्स्ट जैन 2003 से लेके 31 दिसंबर 2003। ओके, अब देखो टी अकाउंट बना लो यहाँ पे। अच्छा, इंश्योरेंस यहाँ पे क्या है? एक्सपेंस अकाउंट है, इंश्योरेंस को पे कर रहे हैं बिजनेस आर्ट, ठीक है, तो एक्सपेंस अकाउंट है, डेबिट और क्रेडिट। अब 1 जैन को क्या है? प्रीपेड है, प्रीपेड है ना, तो प्रीपेड का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है। प्रीपेड एक्सपेंस का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है। तो डेबिट में आप लिखो यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना? 10,000। ओके। और ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना पे किया? 36 पे किया, तो कैश कर दो 36,000। अब 31 दिसंबर को कितना प्रीपेड हुआ? अब देखो 31 जुलाई तक आपने पे रखा है, 31 जुलाई 2004 तक पे किया ना आपने 36,000। सो इसका मतलब पांच महीने तो इस अकाउंटिंग पीरियड में कवर हो गए, पर बचे हुए 7 महीने कवर नहीं हुए। तो वो आपका क्या हो जाएगा? 31 दिसंबर 2003 को ये जो बचे हुए 7 मंथ्स होंगे ये आपके प्रीपेड होंगे। ठीक है। सो 36,000 इंटू 7 डिवाइड बाई 12, ये आपका क्या हो जाएगा? 21,000 आपका प्रीपेड है। 21,000 आपका क्या हो जाएगा? क्लोजिंग कैरी फॉरवर्ड 21,000। तो इसका मतलब स्टेटमेंट ऑफ P&L में आपका कितना जाएगा? इसका बैलेंसिंग फिगर है, बाकी तो सारा बैलेंसिंग फिगर हो गया। सो 46,000 में से माइनस कर लो 21,000। 25,000 जो है वो आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L में चार्ज होगा। तो क्लोजिंग बैलेंस आपका 21,000 होएगा और स्टेटमेंट ऑफ P&L में आपका 25,000 जाएगा। देखो 25 आ रहा है, हाँ आ रहा है, 25 और 21 सी। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो let's move further now. Okay, so this is the last question. On 9th October, Parker paid his heat and power bill for 3 months ended 30th September 2004. On 9th October, Parker paid his heat and power bill for 3 months. 9 अक्टूबर को, तो कौन से अक्टूबर के लिए उसने पे किया? नवंबर के लिए उसने पे किया? नो, सॉरी, क्वेश्चन इज सेइंग फॉर द 3 months ended. ओके, सो ओके, तो कौन से 3 महीने के लिए उसने पे किया? जुलाई, अगस्त और सितंबर। द बिल इंक्लूडेड अ मीटर रेंटल चार्ज फॉर 60. बिल इंक्लूडेड अ मीटर रेंटल चार्ज ऑफ 60. ओके, फॉर 3 months ended 31st December 2004. इसी बिल में इसने 31st, मतलब इसने इसी बिल में 30th अक्टूबर को इसने 30th सितंबर को इसने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर से रिलेटेड एक बिल पे किया 60, ठीक है, $60 का। ओके, एंड अ यूसेज चार्ज ऑफ 135 फॉर द 3 months पीरियड टू 30th, ठीक है। सो 60 तो इसने एडवांस में पे किया है और 135 इसने क्या पे किया है? इसने अक्रूवल्स पे किए हैं, पुराने पे किए हैं। तो ये 60 तो इसने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पे किया, और ये जो 130 इसने पे किया है वो कौन से 3 महीने के लिए पे किया है? वो इसने जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए पे किया है। तो इसने टोटल इतना पे किया। पाकर, अच्छा अब क्या बोल रहा है ये? पाकर हैज एन अकाउंटिंग ईयर एंड डेट ऑफ, उसकी ईयर एंड है 31 अक्टूबर, और पाकर की खुद की ईयर एंड कितनी है? 31 अक्टूबर 2004 है। ओके, 31 अक्टूबर 2004। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच टू ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन रिलेशन टू द हीट एंड पावर एक्सपेंस एट इतना। अब देखो
देखो इसने क्या पे किया, इसने 30th सितंबर को इसने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए पे किया। तो 30th सितंबर से लेके 31st अक्टूबर, एक महीना जो है वो तो इसका खर्चा इनकर हो गया, तो इसका मतलब नवंबर और दिसंबर वाला इसका क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस है। प्रीपेड एक्सपेंस है कितना, 60 इंटू 2/3, तो इसका मतलब 40। तो 40 इसका प्रीपेड एक्सपेंस है, तो प्रीपेमेंट ऑफ 40 तो समझ में आ गया। ओके तो एक, अब दूसरा क्या है 135, ठीक है 135 का जो है, एंड अ यूसेज चार्ज ऑफ 135 फॉर द 3 मंथ्स पीरियड टू 31st सितंबर को इसने पे किया, 30th सितंबर को इसने पे किया। ओके अब इस केस में क्या होगा, अब ये जो 135 इसने पे किया वो जुलाई, अगस्त, सितंबर का पे किया, इसका मतलब इसने अभी अक्टूबर का पे नहीं किया। सो इसका मतलब 135 अगर 3 महीने का है तो एक महीने का कितना होगा, एक महीने का 45। तो ये 45 अब वो कब पे करेगा, वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बाद पे करेगा। तो ये जो 45 है वो उसका क्या हो जाएगा, ये जो 45 है वो उसका अक्रूवल हो जाएगा। सो बी एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर, ये उसको पे करना है। तो एज ऑफ 31st अक्टूबर 2004 ये उसका क्या हो जाएगा, अक्रूवल हो जाएगा, ठीक है। सो अब आपको इन क्वेश्चंस को थोरली प्रैक्टिस करना है, 2-2, 3-3 बार प्रैक्टिस कीजिए। मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर करा दिए, but this will come with practice only. So the more you practice, the more you will be able to solve the question within the stipulated time. Okay? Then I will see you in the next lecture now. Please इसको अच्छे से revise कीजिएगा. Bye bye. Thank you so much.